कुमार के फेसबुक पेज पर मैं लाइव हूं। प्रकाश कुमार, ऑथर प्रकाश कुमार। आज की इस लाइव सेशन के जरिए मैं बात करने जा रहा हूं। जो प्रश्न है वो ज्वलंत मुद्दा है, वो है प्रदूषण। हम प्रदूषण पर बात करेंगे और प्रदूषण को समझने का प्रयास करेंगे और प्रदूषण क्यों इतना ज्यादा बढ़ रहा है और प्रदूषण जो है भारत के लिए गंभीर खतरा क्यों बन गया, उस पर चर्चा करेंगे और प्रदूषण के कारणों भी चर्चा करेंगे। क्या फैक्टर्स है प्रदूषण के, उसके बारे में चर्चा करेंगे और पहचानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में प्रदूषण इतना क्यों बढ़ रहा है, उसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो इस एपिसोड, इस लाइव सेशन के जरिए मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि जो भारत सरकार और बिहार सरकार के जो द्वारा जो भी कदम उठाए, अनिवार्य कदम उठाए जाने चाहिए, उसकी भी चर्चा करेंगे और जनता द्वारा कौन से स्वैच्छिक कदम उठाए जाने चाहिए, उसकी भी बात करेंगे हम। तो आज हम ये आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रदूषण क्या है, प्रदूषण होता कैसे है, ये जानेंगे। और प्रदूषण के जितने भी जो कारक हैं, प्रदूषण होने के, पर्यावरण प्रदूषण के कारक है, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है जो कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों तरीकों से हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है कृत्रिम तरीके से ही प्रदूषण होता है। प्रदूषण होने का जो रीजन है, वो रीजन है, प्रदूषण होने का जो रीजन है वो अनिवार्य तरीका क्या है प्रदूषण होने का, है ना। तो प्रदूषण होने का अनिवार्य तरीका जो है दोस्तों, वो है आपका, वो है प्राकृतिक रीजन भी है और मानवीय रीजन भी है। मानव की वजह से भी प्रदूषण बढ़ रहे हैं। दिन प्रतिदिन जो है प्रदूषण की समस्याएं बढ़ती आ रही है और प्रदूषण की वजह से तरह तरह की बीमारियां जो है उत्पन्न हो रही हैं। जैसा कि मैं इस लाइव सेशन के जरिए ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि प्रदूषण जो है प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम रूप से, दोनों रूप से फैलती है। प्रदूषण के लिए मुख्यतः मानवीय कारक जिम्मेदार हैं, क्योंकि मानव जो है, क्योंकि प्रकृति द्वारा जो प्रदूषण फैलता है, प्राकृतिक रूप से जो प्रदूषण फैलता है, उसको प्रकृति नेचर जो है खुद बैलेंस कर लेती है, संतुलित कर लेती है उस प्रदूषण को। लेकिन मानव के द्वारा जो प्रदूषण उत्पन्न होता है उसे बैलेंस नहीं किया जाता, जिसके कारण से आज जो है भारत के लिए प्रदूषण गंभीर खतरा बन गया, एक अभिशाप बन गया है, जिसको ठीक करने के लिए भारत सरकार को उपाय करने ही होंगे। भारत सरकार अगर उपाय नहीं करती है, बिहार सरकार उपाय नहीं करते हैं, और लोगों को इसके लिए आगे आना पड़ेगा। लोगों को अपनी कर्तव्य को जानना पड़ेगा, अपने राइट्स को समझना पड़ेगा, अपने उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना पड़ेगा, जिसके वजह से प्रदूषण को हम जड़ से खत्म कर सकते हैं, जड़ से उखाड़ फेंक सकते हैं, है ना। वर्तमान समय में विश्व विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से ग्रस्त है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही ये प्रदूषण जो है ग्लोबल हो चुका है। पूरे वर्ल्ड में विभिन्न प्रकार के डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन जो हैं वो फैलते जा रहे हैं। जैसे एयर पॉल्यूशन बहुत गंभीर मुद्दा है, वाटर पॉल्यूशन हो गया, सॉइल पॉल्यूशन हो गया, नॉइज पॉल्यूशन हो गया। ये पॉल्यूशन सब जो है ये बहुत ही गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है दोस्तों। विश्व के साथ ही भारत में भी प्रदूषण अपने खतरनाक स्तर से ऊपर हो चुका है। जो विश्व के साथ साथ जो है भारत का जो प्रदूषण का लेवल है वो क्या हो चुका है, तो अपने खतरनाक स्तर से ऊपर हो चुका है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या व आर्थिक विकास के कारण भारत में जो है प्रदूषण के साथ साथ कई पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो रही है। ऐसा नहीं है, जो जनसंख्या वृद्धि है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, या जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहे हैं, आर्थिक विकास हो रहे हैं, जिसकी वजह से भी समस्याएं क्रिएट हो रही है। दोस्तों, प्रदूषण की समस्याएं जो हो रही है जनसंख्या बढ़ने के कारण हो रही है, और जो आर्थिक विकास है उसके कारण भी प्रदूषण के साथ साथ कई सारे जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। तो मुझे लगता है इसके पीछे मुख्य रीजन ये है कि शहरीकरण, अर्बेनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, अनकंट्रोलेड ग्रोथ हो रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, और क्या कहते हैं, शहरीकरण। लोग जो है शहर, जो गांव है वो भी शहर के रूप परिवर्तित हो रहे हैं। जो छोटे छोटे गांव हैं, छोटे छोटे चौक चौराहे हैं, वो भी शहर के रूप में विकसित
प्रदूषित हो रहे हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। और पर्यावरण नुकसान का मतलब होता है मनुष्य का नुकसान, इस इंसान का नुकसान जो धरती पर जी रहे हैं। इसलिए हमें पर्यावरण को प्रदूषित किए बिना अगर हम विकास की कल्पना करते हैं, हम विकास की बात करते हैं, तो उस परिस्थिति को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इस डेवलपमेंट की जरूरत क्यों है, हमें ये समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे भारत एक विकासशील देश नहीं रहा, अब विकासशील देश से भी नीचे भारत चला गया। और उसको देखते हुए देखा जाए तो शहरीकरण इतना, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, औद्योगिकरण अनियंत्रित वृद्धि हो रही है और बड़े पैमाने पर कृषि का विस्तार। जब जनसंख्या बढ़ेगा तो उसे प्राइमरी नीड्स बढ़ेंगे ही। जब प्राइमरी नीड्स बढ़ेंगे तो हम पर्यावरण को ही खत्म करके हम क्या करेंगे कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो हमें चाहिए कि उसके अल्टरनेट को ढूंढना चाहिए, उसके उपाय को ढूंढना चाहिए। बड़े पैमाने पर तीव्रीकरण हो रहा है, जंगलों का तेजी से कटाई हो रही है, जंगलों को तेजी से नष्ट किया जा रहा है। ये जो डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, जंगलों की कटाई की जा रही है, जिसके वजह से समस्याएं क्रिएट हो रही है, जंगलों में आग लगती है। यही सब रीजन है प्रदूषण की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन, क्योंकि हम जानते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है जीव जंतु छोड़ते हैं, वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के पेड़ पौधे क्या करते हैं, उसे बैलेंस करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। अगर पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेगा और कौन ऑक्सीजन देगा। इसलिए पर्यावरण को संतुलित, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए, तो सबसे पहले पेड़ भी लगाने की आवश्यकता है। जो जंगलों की कटाई है उसको रोकनी चाहिए। जंगलों की कटाई इतनी ज्यादा तेजी से हो रही है जिसके कारण जंगल बर्बाद हो रहे हैं, और वनों की कटाई, पेड़ पौधों की कटाई बहुत ज्यादा हो रही है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, समस्याएं क्रिएट हो रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, शहरीकरण के कारण जो जंगलों को काट करके शहर बसाए जा रहे हैं, फैक्ट्री वगैरह बैठाए जा रहे हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक भारत जो है विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा, और उसके बाद भारत में और भी स्थिति बहुत ज्यादा भयावह हो जाएगी, प्रदूषण की स्थिति और खराब हो जाएगी। क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं, जो नीड्स हैं, जो भी प्राइमरी नीड्स है, उसकी पूर्ति के लिए जो है प्राकृतिक जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस पर दबाव, प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण पर एक कानून ला करके जनसंख्या को नियंत्रित, कठोर जनसंख्या नियंत्रण वाला कानून लाने की आवश्यकता है, जिसके कारण जनसंख्या में अगर नियंत्रण होगा तो डेफिनेटली हमारे समाज में जो जनसंख्या बढ़ रहा है, जिसके कारण बेरोजगारी, गरीबी जो बढ़ रही है, जो समस्याएं क्रिएट हो रही है, और प्रदूषण का भी कारण, प्रदूषण इतना बढ़ने का कारण है क्या है, पर्यावरण प्रदूषण जो बढ़ रहा है वो जनसंख्या की वजह से। क्योंकि जनसंख्या बढ़ेंगे तो उसे जो है प्राकृतिक संसाधन की आवश्यकता होगी, और प्राकृतिक संसाधन का क्या होगा, प्राकृतिक संसाधन का दोहन होगा, और प्राकृतिक संसाधन पर जो है दबाव बढ़ेंगे, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उस पर दबाव बढ़ेंगे, और जिसके वजह से जो है पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण की विभिन्न समस्याएं उत्पन्न होंगी। भारत में प्रतिवर्ष जितने लोग आतंकवाद के कारण मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उससे दोगुना प्रदूषण के कारण प्रतिवर्ष जो है हाथ धोते हैं लोग, प्रतिवर्ष जो है अपनी जान जो है हाथ धोते हैं। किससे? तो वो प्रदूषण से धोते हैं। तो प्रदूषण की इस भयावहता के पीछे कई कारक है, ऐसा कई कारक जिम्मेदार हैं। भारत में प्रदूषण के पीछे निम्न कारक जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, फैक्टर्स जो है निम्न फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर्स है ऊर्जा उत्पादन में कोयले का सर्वाधिक प्रयोग। देखिए, जब ऊर्जा का जो प्रोडक्शन किया जाता है, एनर्जी प्रोडक्शन किया जाता है, तो उसमें कोयले का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके वजह से भी हमारे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। ऊर्जा के प्राथमिक स्रोतों के रूप में जलने वाली लकड़ी और पशुधन से प्राप्त जैव ईंधन का उपयोग, जो जैव ईंधन बायोफ्यूल्स है, जिसका इस्तेमाल करने से भी क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलती है। जैसे हम देखते हैं ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत, जैसे लकड़ी को जला करके, देखिए जैसे अभी गैस का रेट दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रहा है, महंगाई के कारण भी प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। गैस महंगा हो रहा है तो लोग जो है फिर से क्या कर रहे हैं, तो गैसों पर ये लकड़ियों पर खाना बनाना शुरू कर दिए, जिसके कारण प्रदूषण फैलता जा रहा है। तो सरकार को चाहिए कि गैस पर भी रेट जो घटाया जाए, जो प्राइमरी नीड्स की वस्तु है उस पर रेट घटाया जाए, ताकि जो प्रदूषण न बढ़े। जो गोबर से गोईठा बनता है, उस गोबर से गोईठा का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे भी प्रदूषण होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ऊर्जा के प्राथमिक स्रोतों से जो जलने वाली लकड़ी है, पशुधन से जो प्राप्त जैव ईंधन का उपयोग की वजह से भी जो है पर्यावरण क्या हो रहा है,
पर्यावरण प्रदूषण फैल रहा है। भूमिगत संसाधनों का अधिक दोहन, जो भूमि के अंदर में संसाधन है, जो रिसोर्सेज है, भूमिगत संसाधन है, उसका भी दोहन हो रहा है, शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है, बर्बादी हो रही है। जैसे जल का दोहन हो रहा है, जैसे जहां तहां देखते होंगे कि जो वॉशिंग सेंटर खोला गया है, जिसके कारण बहुत सारे जगहों पर जो है वॉश किए जाते हैं, जिसके कारण क्या हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, जल का बर्बादी हो रही है, भूमिगत जल बर्बाद हो रहे हैं। अगर भूमिगत जल बर्बाद होंगे तो उससे क्या हो गया, पर्यावरण प्रदूषण होगा, क्योंकि जल इम्बैलेंस होगा। वाटर जो साइकिल है, वाटर का इम्बैलेंस होगा और कहीं पानी सूखा हुआ मिलेगा तो कहीं बाढ़ मिलेगा। ये जो बाढ़ और कहीं सूखा हुआ और कहीं बाढ़ जो आपको मिलता है, इसका एक ही रीजन है पर्यावरण प्रदूषण। और हमें जागरूक होना होगा, जो हमारे भूमिगत संसाधन है, भूमि के अंदर में जो रिसोर्सेज है, संसाधन का क्या मतलब होता है, जो हमारे जरूरतों को पूरा करें। हम भी संसाधन है, हम मोबाइल यूज करते हैं वो भी संसाधन है। जितने भी वस्तु जिससे हमारी जरूरत पूरी होती है वो संसाधन है, वो रिसोर्सेज है। जैसे हम भूमिगत जल का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज्यादा पानी से हम नहाते हैं भूमिगत जल से, ऐसे ही चलते हुए कल को चापाकल को चलाते रहते हैं, ऐसे ही मोटर को चला करके छोड़ देते हैं, या वॉशिंग सेंटर पर देखते हैं पानियों को बहुत ज्यादा बर्बादी होती है, पीने वाले पानी होती है, जो आने वाले भविष्य में इसका सामना हमारे जनरेशनों को भोगना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इस पर हम लोगों को, क्योंकि हम जो कुकृत कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, उसका प्रभाव हमारे आने वाले जनरेशन पर पड़ेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि सहयोग करें, हमारे देश को डूबने से, बर्बाद होने से, हमारे पर्यावरण को बर्बाद होने से बचाएं। आप जागरूक हो और दूसरों को भी जागरूक, अवेयरनेस फैलाने का प्रयास करें। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कचरा है, हम देखते हैं संगठित कचरे अपशिष्ट का जो है सही ढंग से निस्तारण नहीं हो पाता है, क्योंकि जब कचरे होते हैं उस कचरों को ऐसे ही फेंक दिया जाता है बाहर में, जिसके कारण पानी में फेंक दिया जाता है, नदी में फेंक दिया जाता है, ऐसे ही बाहर फेंक दिया जाता है, वायु प्रदूषण होता है, मिट्टी प्रदूषित हो जाती है, ऐसे ही प्लास्टिक के कचरों को भेज दिया जाता है, फाइबर के कचरों को फेंक दिया जाता है, खेतों में फेंक दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि भूमि संगठित कचरे अपशिष्ट, जो इतने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं, उस सारे वेस्ट मटेरियल्स का क्या होना चाहिए, मैं आपको बता दूं, वेस्ट मटेरियल्स का सही से उसका निस्तारण होनी चाहिए, क्योंकि निस्तारण की सेवाओं में कमी है। इस पर लोग भी जागरूक नहीं, लोग खुद से क्या करते हैं, गंदगी फैलाते हैं। पढ़े लिखे लोग तो और गंदगी फैलाते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी अपने जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं। आप नागरिक है, सारे काम सरकार नहीं करेंगे, आपके जो अपने कार्य है उसको आपको अपने करने होंगे, तभी हमारा देश तरक्की करेगा। और जब हमारे देश में पर्यावरण प्रदूषण कम होगा तो डेफिनेटली हमारे देश के जो युवाएं हैं या देश के लोग हैं जो स्वच्छ होंगे और स्वस्थ होंगे, तो जब ये हमारा देश जो है हेल्दी होगा तो डेफिनेटली हमारे देश में क्या होगा, हमारे देश के लोग जो है सही से काम कर पाएंगे। जब हेल्दी होगा तब ना लोग सही से काम कर पाएंगे, 100% अपना दे पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि हमारे देश में पर्यावरण प्रदूषण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अब देखिए, मल जल उपचार संचालन में कमी, मल जल जो है उसका सही से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, उसका ट्रीटमेंट कंडक्शन सही से नहीं होता, मल जल जो होता है उसको सही से ये नहीं किया जाता है। बाढ़ नियंत्रण, मानसून जल निकासी की व्यवस्था में कमी। अब देखिए, बाढ़ नियंत्रण नहीं है, इसके वजह से भी क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषित होता है। एक देखिए, मानसून जल निकासी नहीं है, जो मानसून जब बारिश होती है तो पानी जहां तहां आप देखते हैं लग जाते हैं, क्योंकि उसका ड्रेनेज सिस्टम सही ढंग से नहीं है। इसके कारण भी प्रदूषण होता है, वाटर पोल्यूशन होता है और कई सारी बीमारियां उत्पन्न होती है, डेंगू वगैरह, तरह तरह कालाजार वगैरह, तरह तरह की मलेरिया वगैरह बीमारियां जो है इस प्रकार से प्रदूषित जल से ही उत्पन्न होती है। टाइफाइड वगैरह प्रदूषित जल से होता है। तो प्रदूषण के कारण ज्यादातर बीमारियां प्रदूषण, ये जो अभी आप देख रहे हैं कोविड-19 जो कोरोना वायरस डिजीज है, वो प्रदूषण के कारण ही हुआ। ऐसा नहीं कि अपने आप हो गया, क्यों प्रदूषण के कारण क्या होता है कि प्रदूषण में क्या होते हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो बैक्टीरिया है, वायरस है, उसका जो है पावर बढ़ जाता है और जो मनुष्य का इम्यून सिस्टम है वो कमजोर करता है। प्रदूषण की वजह से कमजोर होता है। जैसे जैसे प्रदूषण कम होगा वैसे वैसे आपका इम्यून सिस्टम क्या होगा, स्ट्रांग होगा और उसके वजह से आप पर जो है ज्यादा जो है बैक्टीरिया का, वायरस का ज्यादा असर आपके ऊपर नहीं होगा। थोड़ा सा मौसम चेंज होता है, आप पर असर पड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि पर्यावरण जैसे लॉकडाउन देखे तो कितना प्रदूषण कम हुआ था। तो मुझे लगता है कि साप्ताहिक लॉकडाउन होना चाहिए, हर सप्ताह में रविवार को जो है एक लॉकडाउन जनता कर्फ्यू टाइप का जो है होना चाहिए, सरकार को इस पर कदम उठानी चाहिए।
इससे क्या होगा कि हमारा पर्यावरण प्रदूषण कम होगा। अब देखिए, बाढ़ नियंत्रण नहीं है, जहां तहां बारिश हो जाती है, पानी लग जाती है, बाढ़ आ जाती है। आप मुजफ्फर और बड़े बड़े महानगरों में, मुंबई वगैरह में देखोगे तो पानी का सही से जो ड्रेन सिस्टम नहीं है, जिसके कारण बहुत ज्यादा पानियां लग जाती है, और जो कचरा वगैरह जो है वो क्या नाली में फेंक दिए जाते हैं, इसके कारण नाली जाम हो जाता है। तो लोगों को भी अपने दायित्व को समझना पड़ेगा कि कचरा कहाँ फेंकना है, कचरा को सही जगह पर ही फेंकना है। ऐसा नहीं कि जहां तहां कचरा को फेंक देंगे, जिसके कारण जो है नाला जाम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि पानी की निकासी नहीं हो पाती है। और सही ढंग से जल निकासी की व्यवस्था शहरों में होनी चाहिए, जैसा कि आज से 5000 वर्ष पहले सिंधु घाटी सभ्यता में जो है उसकी शहरी व्यवस्था शानदार थी, जल निकासी व्यवस्था शानदार थी, अनाज का रख रखाव बहुत बेहतर ढंग से होता था। जैसे कि अभी FCI में बहुत सारे अनाजों की बर्बादी होती है, हमारे घरों में अनाजों की बर्बादी होती है, हम सही से उसका रख रखाव नहीं कर पाते, जिसके कारण बर्बादी होती है। तो मानसून जल निकासी जो बारिश, मानसून बारिश के जरिए जो वाटर होता है वो स्टोर हो जाता है, जिसके कारण वो गंदगी फैलती है और जिसके कारण से प्रदूषण फैलता है। नदियों में मल और कूड़ा कचरा वाहित करना, नदियों में भी लोग क्या करते हैं, कूड़े कचरा और मल को क्या करते हैं, बहा देते हैं। नदी के किनारे जो लोग बसे हुए हैं बहुत ज्यादा नदियों को गंदा करते हैं, और खास करके आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग कचरा फेंकने का प्रयास जो है आप पुल पर देखते होंगे, पुल पर जो है नदी के ऊपर से कचरों को फेंक दिया जाता है पानी में, और भी बहुत सारे चीजों को, लाशों को जो है ये किया जाता है और फेंक दिया जाता है। बहुत सारे चीजों को जो है नदियों में प्रवाहित किया जाता है, जिसकी वजह से नदी क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही है वाटर। तो इसलिए क्या किया जाता है, ये नदियों में जो है जो फेंके जाते हैं कूड़े कचरे, नदियों में मल और कूड़े कचरे फेंका जाता है, उसका सही से निस्तारण होने की व्यवस्था होनी चाहिए। शादी और उत्सव में दौरान उच्च ध्वनि यंत्रों का प्रयोग, अब जब मैरिज देखते हैं, पार्टी, जनेऊ, तरह तरह के जो पार्टी फंक्शंस देखते हैं, बर्थडे पार्टी देखते हैं, एनुअल फंक्शंस देखते हैं या एनिवर्सरी देखते हैं, उसमें क्या होता है कि उसमें जो है ऊंचे ऊंचे ध्वनि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अब जब उन्हें ऊंचे ऊंचे जो ध्वनि यंत्र जो है, डीजे वगैरह, बड़े बड़े डीजे और फुल साउंड में बजाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ध्वनि प्रदूषण होने के कारण कान के पर्दे खराब हो रहे हैं, लोग कम सुनने लगे हैं पहले की तुलना में, लोग मानसिक रूप से क्या हो रहे हैं, विकलांग हो रहे हैं, लोग क्या हो रहे हैं, ब्रेन काम कम कर रहा है, लोग पागल ज्यादा हो रहे हैं इसके वजह से। और क्या हो रही है समस्याएं, कि और भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है इस ध्वनि प्रदूषण के वजह से। लोगों को हमेशा टेंशन बना रहता है, तबाही रहती है। गाड़ी में हॉर्न लगा होता है, किसी को देखेंगे बहुत पावरफुल हॉर्न लगाया होता है, पटाखों आदि के प्रयोग से भी जो है प्रदूषण फैल रहे हैं। रेडियो एक्टिव रिसाव, जो रेडियो एक्टिव जहाँ पर रिसर्चेज होते हैं वहां पर रिसाव होने का प्रदूषण है। जो रासायनिक लेपित धार्मिक मूर्तियों का नदी सरोवर में, जो रसायन से पेंट किया हुआ, केमिकल से पेंट किया जो धार्मिक मूर्तियां होती है, उसको नदी में और नदी सरोवर में क्या होता है कि विसर्जन किया जाता है, जिसके कारण से भी क्या होती है, जो है वाटर पॉल्यूशन होता है। गाड़ियों से निकलने वाले धुएं, आप देखते हैं कभी भी अभी लोग इतने ज्यादा फैशनेबल हो गए हैं कि 2 कदम भी पैदल नहीं चलना चाहते। प्लीज साइकिल का इस्तेमाल करें, इको फ्रेंडली समाज को बनाएं, है ना। साइकिल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, और नजदीक जब इमरजेंसी हो तब ये बाइक का इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे निकलने वाले धुआं हमारे लिए बहुत हानिकारक है, दूसरे के लिए भी हानिकारक है। हम खुद अपना गड्ढा खोद रहे हो, उसमें कल हम खुद उसमें मरना पड़ेगा, उसमें गिर करके मरना पड़ेगा। इसलिए प्लीज गाइस, जितना कम हो सके गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करें। और फैक्ट्रियों आदि से वायु, जल और मृदा प्रदूषण होता है। गाड़ी से निकलने धुएं से जो है वायु प्रदूषण, फैक्ट्रियों से निकलने वाले चीजों से क्या है, वायु, जल, मृदा प्रदूषण, सारी घटनाएं घटती है। अब हाल ही के कुछ सर्वेक्षणों से ज्ञात हुआ कि अरब के रेगिस्तान भी भारत में प्रदूषण के कारण, अगर अरब में जो रेगिस्तान है वो भी भारत में प्रदूषण का क्या बन रहा है कारण। अरब में जो रेगिस्तान है, जो रेगिस्तान से भी जो क्या हो रहा है भारत में प्रदूषण, सऊदी अरब में जो रेगिस्तान है उसके वजह से भी भारत जो है प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषण रोकने के लिए शासन द्वारा उठाए जाने वाले अनिवार्य कदम, मतलब भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा प्रदूषण को रोकने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, कौन कौन से कदम उठाए गए हैं और कौन कौन से कदम उठाया जाना चाहिए भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा प्रदूषण को रोकने के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। प्लास्टिक पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए दोस्तों, और लगाया गया। बिहार सरकार के द्वारा भी प्लास्टिक पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया, भारत सरकार के द्वारा भी प्लास्टिक पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन उसको कड़ाई रूप से लागू नहीं किया
जैसे शराबबंदी के लिए जो है बिहार सरकार कड़ाई से लागू कर रही है शराबबंदी को, शराब को पीना दंडनीय अपराध है। ठीक उसी प्रकार से प्लास्टिक यूज करना दंडनीय अपराध है। इस पर भी कड़ा एक्शन बिहार सरकार को और भारत सरकार को लेना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक भी जो है प्रदूषण फैलाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। जैसा कि प्लास्टिक के वजह से क्या होता है, शहरों में गाय वगैरह ऐसे ही घूमती रहती है, या गाँव में भी गाय वगैरह घूमती है, तो प्लास्टिक खाने की वजह से गायों की हो जाती है मृत्यु हो जाती है। जैसे विभिन्न प्रकार के अवशिष्टों का उचित निस्तारण, जैसे भी जितने भी वेस्ट मटेरियल्स है उसका सही ढंग से निस्तारण, सही ढंग से उसका रिसाइकिल नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होती है समस्याएं। दूसरे देशों में देखोगे तो दूसरे देश में भी प्रदूषण है, लेकिन उस पर सरकार कदम उठाए। भारत में भी सरकार कदम उठा रही है, लेकिन उस सिर्फ सरकार के कदम उठाने से नहीं होगा, हमें भी अपने दायित्व को, कर्तव्य को समझना होगा। हम जो गंदगी फैलाते हैं उसको निस्तारण करना, हमारा जो वेस्ट मटेरियल है हम स्वच्छ कैसे रहे, हमारा समाज स्वच्छ कैसे रहे, हमारे अगल बगल में स्वच्छता कैसे फैले, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा स्वच्छ रहेंगे तो डेफिनेटली हम बीमारियों से बचे रहेंगे, और जो जितने भी अवशिष्ट हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उसको भी बचाने का प्रयास हम कर सकते हैं। पर्यावरण नियमों को दृढ़ता पूर्वक लागू करना और उल्लंघन करने वाले पर दंड का प्रावधान। अब पर्यावरणीय नियम जैसे है पेड़ों की कटाई, लोग जो है आसानी से जाके पेड़ काट लेते हैं, लकड़ी का तरह तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो लकड़ियों का कम से कम इस्तेमाल किया जाना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि जब हम पेड़ों की कटाई करते हैं दोस्तों, जब हम पेड़ों की कटाई करते हैं तो पेड़ों की कटाई से क्या होता है कि हमारा पर्यावरण ज्यादा प्रदूषित होता है, क्योंकि पर्यावरण को बैलेंस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो जितने भी जीव जंतु छोड़ते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करने का काम जो करता है वो क्या करता है, पेड़ पौधे करते हैं। क्योंकि पेड़ पौधे जो है शोषण के लिए जो है अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ही लेते हैं। तो इसलिए अगर पेड़ कम होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को सही से उसका वेस्ट प्रोडक्ट का उसका इस्तेमाल पेड़ पौधे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पेड़ पौधे हम काटते जा रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि पेड़ पौधों की कटाई पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, करे से करे कानून का जो है व्यवस्था करना चाहिए, जिसके वजह से दंड का जो है प्रावधान हो। ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण पर बल दिया जाना चाहिए, लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सब्सिडी दिया जाए, लोगों को इस पेड़ लगाने के लिए पैसे दिया जाए, और ऐसा बिहार सरकार कर भी रही है, वृक्षारोपण का अभियान चला रही है, जिसके तहत लोगों को क्या करते हैं, जो भी लोग अगर पेड़ लगाएंगे तो उसे सरकार सब्सिडी देती है, पैसे देती है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए। जल जीवन हरियाली जो है और हरियाली योजना भारत सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, वो खास करके पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए, कि खास करके बिहार में प्रदूषण, मुजफ्फरपुर पटना जो है हॉट स्पॉट माना जाता है प्रदूषण के मामले में, जिसके कारण जो है बहुत ही खतरनाक बीमारियां लोगों के अंदर में फैल रही है, और जिसके कारण लोग बहुत जल्द हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर की शिकायत हो रहे हैं, जो रक्तचाप बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर जो लोगों के अंदर में इतना ज्यादा बढ़ रहा है, यही प्रदूषण का रीजन है। अब देखिए, उल्लंघन करने, जो पर्यावरण नियमों को पालन नहीं करते हैं, अगर वो सही से प्लास्टिक को अगर बैन कर दिया तभी लोग प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, कचरा फैला रहे हैं, तो उस पर सरकार को क्या करना चाहिए, कदम उठाना चाहिए, और कड़ी दंड का प्रावधान होना चाहिए, है ना। जहां तहां बहुत सारे लोगों को देखेंगे शिखर खा के, गुटखा खा करके, बीड़ी खा करके, कुरकुरे खा करके जहां तहां जो है फेंक दिए जाते हैं। सरकार को चाहिए कि हर जगह जो है डस्टबिन की व्यवस्था की जानी चाहिए, और सरकार कर भी रही है, लेकिन अपने तरफ से भी हम अपने चौक चौराहे पर डस्टबिन का व्यवस्था की, और ज्यादातर लोगों को वहां पर जागरूक किया जाए, संगोष्ठी वगैरह चलाया जाए, सेमिनार चौक चौराहे और गाँव में जाकर के चलाया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताया जाए कि ये कचरे से क्या होता है, वो दिखाया जाए, स्मार्ट टीवी के जरिए, स्मार्ट बोर्ड के जरिए दिखाया जाए कि इस कचरा की वजह से क्या होता है, दिखाया जाए, सरकार के द्वारा ये योजना चलाया जाए। अब है ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण पर बल दिया जाए, और सड़कों और रेल पटरी, सड़क के किनारे जो है पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाया जाए, पटरियों के किनारे जो है हरित पट्टियों का निर्माण किया जाए, कंपनियों एवं उद्योगों को अपशिष्ट निस्तारण, पर्यावरण उल्लंघन से संबंधित कड़े निर्देश दिया जाए। कंपनी और उद्योग में जो है जो जितने भी अपशिष्ट है उसका सही से उसका रिसाइकिल किया करे, कंपनी वो सही से उसका निस्तारण करे, इसके लिए भी सरकार को कठोर कदम उठानी चाहिए, उससे संबंधित कड़े निर्देश सरकार को दिए जाना चाहिए कंपनियों को और उद्योगों को, क्योंकि उद्योग और इंडस्ट्री भी और कंपनी वाले भी जो क्या करते हैं, मनमानी करते हैं। कड़े निर्देश नहीं होने की वजह से वो क्या करते हैं, जितने भी अवशिष्ट फैक्ट्री के होते हैं सारे के सारे जल में प्रवाहित कर देते हैं, धुआं निकालते, बहुत ज्यादा कोयला का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा धुआं उत्पन्न होता है, और धुआं के कारण जो है पर्यावरण प्रदूषित होता है, और जिसके कारण कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, कहीं बहुत ज्यादा सुखाड़ पड़ जाता है, जिसके कारण क्या होती है, गरीबी
गरीबी होती है, जिसके कारण बेरोजगारी होती है। ये सब समस्याएं पर्यावरण, प्रदूषण भी जो है बेरोजगारी और गरीबी का कारण है। और ये है अशिक्षा, वो भी क्या है, प्रदूषण का कारण है और गरीबी का कारण है। सब एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि पर्यावरण के महत्व को, पेड़ पौधे के महत्व को जब तक हम नहीं समझेंगे, जब तक नहीं जानेंगे, तब तक हमारा देश का विकास करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हमारा देश विकसित कब होगा, जब हम अपने पहले के लोग ज्यादा समझदार थे। अभी पहले के लोग जो है प्रकृति की बहुत ज्यादा पूजा करते थे। अभी भी हम लोग क्या करते हैं, पेड़, कई सारे पेड़ की पूजा करते हैं, पीपल वृक्ष का पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? हम तुलसी में जल डालते हैं, क्यों डालते हैं? क्योंकि वो पर्यावरण है, पर्यावरण प्रकृति है, प्रकृति की पूजा हमें करनी चाहिए। प्रकृति को स्वच्छ रखने के लिए हमें अपना कर्तव्य, ये पूजा करने से सिर्फ काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा हमारे अपने दायित्व को। अब है जल की बर्बादी रोकना और जल संग्रहण पर कार्य। जल की बर्बादी को भी रोकना पड़ेगा दोस्तों। बहुत ज्यादा जल बर्बाद होती है, जैसे घरेलू कार्यों में भी जल बर्बाद होती है। बहुत सारे लोग ऐसे ही नल को चलते हुए छोड़ देते हैं, ऐसे ही वॉशिंग मशीन जो चलता है, ये क्या कहते हैं, वॉशिंग स्टेशन खुला हुआ है जहां तहां लोग गाड़ियां धुलवाते हैं। तो दोस्तों वहां पर भी पानियों की बहुत ज्यादा बर्बादी होती है, तो उस पर भी सरकार को कदम उठानी चाहिए। मेरे ख्याल से जल संग्रहण पर भी जोर दिया जाना चाहिए। जब वो बारिश होती है तो उस समय में भी वाटर हार्वेस्टिंग एक उपाय हो सकता है। जल को संग्रहित किया जाना चाहिए। जितने ज्यादा जल को संग्रहित करेंगे उतने ज्यादा हमारे जल का दोहन नहीं हो पाएगा, और जल का दोहन नहीं होगा तो डेफिनेटली हमारा पर्यावरण बैलेंस रहेगा। यातायात प्रबंधन में पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी पर करे प्रावधान, पब्लिक यातायात में सुधार। तो यातायात प्रबंधन में पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी हो रही है, क्योंकि जब सड़क बनाए जाते हैं, अब देखते हैं सड़क जब बनाए जाते हैं, एनएच वगैरह बनाए जाते हैं, तो अगर उस एनएच के रडार में या उसके रास्ते में अगर पेड़ पौधे आते हैं तो उसे सरकार के द्वारा काट दिए जाते हैं। नहीं, उसे थोड़ा मोड़ दिया जाए, पेड़ पौधों को नहीं काटा जाए। प्लीज सरकारों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जब एनएच वगैरह बनाया जाता है या रेलवे ट्रैक बिछाया जाता है और उस रास्ते में अगर बहुत सारे जंगल पड़ते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे पड़ते हैं, तो उस पेड़ पौधों को नहीं काटा जाए, उसे घुमा करके निकालना चाहिए। इस पर भी कड़ी कदम उठानी चाहिए सरकार को। किसी कंपनी को दे देती है सड़क एनएच बनाने के लिए या रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए, उसमें वो कंपनी क्या करती है, मनमानी करती है। और मनमानी करने में क्या करती है कि रास्ते में उसको जो भी मिलते हैं पेड़ पौधे, उसको काट करके और क्या करते हैं, तो वहां से सड़क निकालते हैं। जैसे आप देखते हो कि फैक्ट्री वगैरह क्या करते हैं, जंगलों की कटाई करके वहां पर क्या करते हैं, फैक्ट्री लगा देते हैं। तो इस पर भी सरकार की जो स्थिति है, सरकार की जो कार्य है, और लोगों को भी इसके प्रति जागरूक होना चाहिए, लोगों को भी आवाज उठानी चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका अल्टरनेट व्यवस्था ढूंढा जाना चाहिए। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात 1992 में की गई, लेकिन अभी तक वो चरितार्थ नहीं हुआ, उस पर अमल नहीं किया गया है। अब हम बात करते हैं पर्यावरण खतरों के प्रति जनता को ज्यादा से ज्यादा जागरूक बनाना। अब देखो पर्यावरणीय खतरा क्या है, पर्यावरणीय खतरों के प्रति लोगों को जागरूक करना। पर्यावरण जो नेचुरल क्लाइमेटी होता है या नेचुरल डिजास्टर होता है, प्राकृतिक आपदा जो आती है, किसके वजह से? पर्यावरण प्रदूषण की वजह से होता है। हम पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण। और जो देखते हैं हमेशा उत्तराखंड में क्या होता है कि बादल फटना, बहुत सारी घटनाएं घटती है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सुखाड़ आ जाती है, कभी कोरोना आ जाता है, तरह तरह की चीजें। ये सारी समस्याएं जो है प्रदूषण की वजह से हो रही है, और लोगों को इसके बारे में जागरूक करना होगा, अवेयरनेस फैलाना होगा, स्प्रेड करना होगा। आपके जिला के डीएम का ये दायित्व बनता है कि उस एरिया में लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि लोगों को अभी भी पर्यावरण के बारे में जानकारी नहीं है, एनवायरमेंट के बारे में जानकारी है कि एनवायरमेंट हमारे लिए कितना जरूरी है और कितना खतरनाक हो सकता है अगर इसके महत्व को न समझा जाए तो इसलिए लोगों डीएम के द्वारा जो है तरह तरह बैनर वगैरह बनवा करके चिपकाना चाहिए, तरह तरह रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से सरकारों को प्रचार प्रसार करना चाहिए। किस पर? तो ये पर्यावरण जो है अवेयरनेस, पर्यावरण के बारे में अवेयरनेस ये करेंगे तो ये होगा, पर्यावरण प्रदूषित होगा, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सेमिनार वगैरह आयोजित करना चाहिए प्रखंड में, पंचायत में, गांव स्तर पर जो मुखिया वगैरह है, वार्ड मेंबर है, उसको जो है ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो हर सप्ताह में जो है एक सेमिनार वगैरह आयोजित किया जाना चाहिए, मीटिंग बुलाया जाना चाहिए, और उसमें जो है लोगों को संबोधित किया जाना चाहिए कि नहीं, देखिए पर्यावरण से ये होता है, ये समस्याएं हैं हर जगह। तो अपने आप पर्यावरण प्रदूषण क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, लोगों में जागरूकता फैलेगी। अब है
अच्छा ऊर्जा उत्पादन पर जोर, मतलब ऐसा ऊर्जा पर उत्पादन पर जोर दिया जाना है जिससे पर्यावरण प्रदूषण कम हो और कार्बन उत्सर्जन पर जो है को कम से कम किया जाए। यहाँ जो है इस सब पर ध्यान दिया जाना चाहिए, लोगों को इसके महत्व को बताना चाहिए, पर्यावरण का क्या महत्व है। लोग जब इसके महत्व को जानेंगे, इसी के जब जानेंगे तो डेफिनेटली लोग जो है कदम उठाएंगे। और जब तक लोगों की भागीदारी नहीं होगी, तब तक हम अपने देश में प्रदूषण को जड़ से खत्म नहीं कर सकते हैं। तो लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। जैसे कोविड-19 के जरिए कैसे सरकार जो है मोबाइल पर जो है जब हम कॉल करते हैं तो उधर से क्या है कोविड-19 के बारे में जो है जागरूकता फैलाई जाती है, टीवी पर जागरूकता फैलाई जाती है। उसी प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर बहुत ही ग्रेट एक सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत है भारत सरकार को, बिहार सरकार को। और जब इस प्रकार का स्ट्राइक होगा तो डेफिनेटली भारत सरकार जो है, डेफिनेटली हमारा देश जो है पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त होगा। और हमारा देश इस समस्या से जूझता आ रहा है और पूरा विश्व इस समस्या से जूझता आ रहा है और ये खतरा का सबब बन गया और तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। हाय मजेबुल। तो आप अपना विचार दें, पर्यावरण प्रदूषण कैसे हमारे समाज के लिए घातक साबित हो रहा है, हमारे देश के लिए, विश्व के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे जिला के लिए, हमारे ब्लॉक के लिए, हमारे पंचायत के लिए। सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना चाहिए, अवेयरनेस फैलाना चाहिए। अवेयरनेस फैलाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने लेवल पर जैसे हम ऑनलाइन वीडियो बना करके हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उसी प्रकार से आप अपने स्तर पर एक छोटा छोटा वीडियो बना करके आप एक पढ़े लिखे होने के नाते आप वीडियो डालिए, लोगों को जागरूक कीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग तरह तरह की वीडियो देखते हैं लेकिन इस प्रकार का वीडियो नहीं बनाते। इसमें जो पढ़े लिखे लोग हैं उसको भी आगे आना पड़ेगा, अपने कर्तव्य को जानना पड़ेगा और लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि पर्यावरण प्रदूषण के क्या नुकसान है, पर्यावरण का महत्व हमारे जीवन में क्या है। हम पर्यावरण जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको हम वैल्यू नहीं देते, जिसको ज्यादा वैल्यू देना चाहिए उसको वैल्यू नहीं देते, जिसको वैल्यू नहीं देना चाहिए उसको सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं। तो उसके मूल्य को समझाए, उसकी इंपोर्टेंस को समझाना जरूरी है दोस्तों। जैसे हमको ये भी बताना है, जो वाटर हार्वेस्टिंग है उसको भी समझाने की जरूरत है कि जल का संचय कैसे करें। जल, क्योंकि आने वाला समय में जो ये प्राकृतिक संसाधन है इसकी कमी बहुत ज्यादा, अभी भी कई सारे राज्यों में जब गर्मी पड़ती है तो जल की जो समस्याएं बन जाती है, पानी की समस्या बन जाती है। सही से कई सारे देशों में पानी की समस्या ऑलरेडी बन चुकी है और अगर अभी हम नहीं सुधरे तो आने वाले समय में जो है वाटर क्राइसिस आएगा। लोग जो है वाटर के लिए लड़ाई करेंगे, जिसको अभी हम बोल रहे हैं ना रिलीजियस वार, धार्मिक युद्ध करते हैं, धर्म पर हम लड़ रहे हैं। एक ऐसा समय आएगा कि हम चर्चा करेंगे, पानी पर चर्चा करेंगे। वी विल टॉक अबाउट वाटर कंजर्वेशन पर। आप इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं, हम जल संरक्षण करने की बात करेंगे। 1 लोटा पानी के लिए तरसेंगे और अभी हम बाल्टी के बाल्टी कई सारे लीटर पानी हम बर्बाद करते हैं। तो उसके लिए भी लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। जो वर्षा होती है तो वर्षा की पानी को कैसे बचाया जाए, रखा जाए, ताकि उसकी सहायता से उसे इरिगेशन किया जाए और भी बहुत सारे जो नित्य क्रिया है उसको फिल्ट्रेट करके उसको यूज किया जाए। इस पर भी जोर देने की जरूरत है, नहीं तो आगे चल करके हमारे जो जनरेशन है उसको नुकसान होने की प्रबल संभावना है। और अब नहीं सुधरे तो हमारे कृत्यों का सजा जो है आने वाले जनरेशन पर पड़ेगा और हम उसके जिम्मेदार होंगे, लेकिन बाद में पता चलेगा कि हमने कितनी बड़ी गलती की है। इसलिए हमें सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है और अपने लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में सेमिनार आयोजित मीडिया के माध्यम से आप छोटे छोटे रील बना करके शेयर कर सकते हैं। आपके पास मोबाइल है, कुछ तो आप देश के भला के लिए कुछ तो कर्म कीजिए दोस्तों। हमेशा आप कॉमेडी देखते हैं, कॉमेडी शेयर करते हैं, कभी कभी दोस्तों इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। कितने सारे लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन शेयर नहीं करते। प्लीज फ्रेंड्स, एक स्टेप है सुधार का, हमारे पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का ये कदम है, ये एक प्रकार से बहुत बड़ा मिशन बन जाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जाने समझे चीजों को। बहुत सारे इस चीज को नहीं समझ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा एक प्रकार से आंदोलन बन जाएगा, जैसे चिपको आंदोलन है ना, जो जैसे आंदोलन बना था आपका और भी नर्मदा बचाओ आंदोलन बचा था, तो उसी प्रकार से पर्यावरण बचाओ आंदोलन होना चाहिए दोस्तों। और इसमें सभी की भागीदारी होनी चाहिए, उस पर हम बात कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्टेटस बनाइए, शेयर कीजिए, पर्यावरण के बारे में बहुत सारा जागरूकता फैलाइए जिससे लोग इसको समझे और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने का प्रयास कीजिए। भूमिगत जल जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी बर्बाद हो रहा है दोस्तों, अंडरग्राउंड वाटर है वो भी बर्बाद हो रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है आने वाले समय में नुकसान होगा। कभी कभी देखते हैं पानी मिलता नहीं, ज्यादा गर्मी पड़ती है तो हमें पानी नहीं
नहीं मिलती है, हम सूख जाता है, चापाकल सूख जाता है, नल से पानी नहीं निकलती रहती है। तो ये सब समस्याएं क्रिएट होगी। आने वाले 20, 25, 30, 40, 50 वर्षों में ये बहुत ही बड़ा समस्या होगा। पूरा विश्व जो है जल संकट से गुजरेगा और उस जल संकट की वजह से जो है समस्याएं क्रिएट होगी। और ये प्रदूषण, उसका एकमात्र कारण प्रदूषण होगा। जनसंख्या नियंत्रण पर भी ध्यान देना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करना है। तो हमारे दो पर ज्यादा जो है फोकस करना है। अगर ये नहीं अब समझेंगे, लोग समझ नहीं रहे हैं, समझने की जरूरत है। जितना ज्यादा जनसंख्या होगा उतना ज्यादा क्या होगा, संसाधनों की बर्बादी होगी, उतना ज्यादा दबाव बनेगा संसाधनों पर, और दबाव बनेगा तो दबाव संसाधनों, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ना ही क्या है, प्रदूषण कहलाता है। अब जनता द्वारा स्वैच्छिक रूप से उठाए जाने वाले कदम क्या है? ये तो कदम थे जो भारत सरकार के द्वारा उठाए जाने वाले कदम। क्या क्या भारत सरकार को कदम उठाया जाना चाहिए पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए। लेकिन अब जो है हमारी क्या जिम्मेदारी है, आपकी क्या जिम्मेदारी है पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए? पर्यावरण प्रदूषण फैलने में हमारी क्या भूमिका है, या पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए हमारी क्या भूमिका है, आपकी क्या भूमिका बनती है पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए? सबसे पहले जैव कचरा और प्लास्टिक कचरा दोनों को अलग अलग कूड़ेदान में डालें। जब भी आपके पास डस्टबिन आए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, डस्टबिन आपके पास अगर हो तो अगर डस्टबिन अगर देखते हैं तो जो है प्लास्टिक कचरा को अलग डालें, और जो जैव कचरा है उसको भी आप क्या करें, अलग डालें। एक जगह मत डाले। जो आप प्लास्टिक कचरा है और जैव कचरा उसको एक जगह न डाले। हमारा भी दायित्व बनता है दोस्तों, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम प्लास्टिक कचरा को कहां पर डालें और जैव कचरा को कहां पर डालें। अगर हम अपने कर्तव्य को नहीं समझेंगे तो डेफिनेटली हमारा दायित्व भी कुछ बनता है पर्यावरण प्रदूषण को कम करने का। हम लोगों की वजह से ही पर्यावरण प्रदूषण है, हम लोग नहीं समझे और सरकार को मजबूरी में कदम उठाने पड़ते हैं। जिस देश का नागरिक अगर पढ़ा लिखा और जिम्मेदार नागरिक कब होंगे? जब हम अपने कर्तव्यों को जानेंगे, अपने कर्तव्यों को निर्वहन करेंगे, अपने दायित्वों को समझेंगे। और हम अपने कर्तव्य और दायित्वों को अगर नहीं समझ रहे हैं तो हम पढ़े लिखे कहलाने लायक नहीं है। हम जनता को जरूरत है अपने कर्तव्य को जानना, अपने उद्देश्य को जानना और अपने जो कर्तव्य है, जैसे प्लास्टिक कचरा अलग रखना है। जागरूकता फैलाइए, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करें। देखिए, प्लास्टिक का हमें कम से कम प्रयोग करना चाहिए। हम क्या करते हैं, प्लास्टिक का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हम जानते हैं हमको क्या लेना देना, हमको करने से क्या हो जाएगा यार। एक से ही बहुत सारा चीज होता है। आप एक दिन में अगर डेली प्लास्टिक यूज कर रहे हैं तो सोचो 365 दिन में अपने जीवन काल में कितने प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं, कितने प्रदूषण फैला रहे हैं। ये भी समझने वाली बात है। और आप अगर करेंगे तो जरूर है, कुछ देख करके लोग आपको देख करके जरूर प्रेरित होंगे। कम से कम तो एक मुहिम तो छेड़िए, एक मिशन तो लाइए और उस मिशन के जरिए हमारे देश को स्वच्छ बनाने का प्रयास है। जैसे भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया, वो धरातल पर उसको नहीं उतारा गया क्योंकि हमारे भारत देश के लोग उसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। जब हमारे देश के लोग सहयोग नहीं करेंगे, हमारे देशवासियों के लिए ये चीज है, उसके जीवन के लिए है, उसके स्वास्थ्य से संबंधित ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। और उस मुद्दा पर हम जो है न ही बोलते हैं, न लोगों के बीच जागरूकता फैलाते हैं, न ही अपने आप को जो है अपने कैरेक्टर को उस ढंग से ढालते हैं। तो ऐसा करने की जरूरत है दोस्तों। प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग किया जाना चाहिए। कोशिश करें कि प्रयोगित प्लास्टिक को रिसाइकिल केंद्र तक पहुंचाया जाए। अब ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिकों को क्या किया जाए, जहां पर रिसाइकिल होता है प्लास्टिक को, वहां तक पहुंचाए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। आप लोगों को लाइक करना चाहिए, वीडियो को शेयर करना चाहिए आप लोगों को वीडियो को, लेकिन आप लोग नहीं करेंगे, हम जानते हैं ना। क्योंकि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपका कर्तव्य है, हम एक जिम्मेदार नागरिक होने का प्रयास करें। हम नहीं करें कि हम एक जिम्मेदार नागरिक, हमसे भी बहुत सारी गलतियां होती, लेकिन आपको जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि मैं प्रयास कर रहा हूं और आप लोगों को भी प्रयास करना चाहिए। इस मुहिम में हमें सहयोग करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि जो प्लास्टिक वगैरह जो प्रयोग करते हैं उसको क्या करें, रिसाइकिल के लिए कहां दिया जाना चाहिए, तो रिसाइकिल सेंटर पर भेजा जाना चाहिए। ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करने वाले उपकरणों को कम से कम उपयोग करें। अब जो CFC गैसेज हैं, जैसे हम बात करते हैं फ्रीऑन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, और भी बहुत सारे गैसेस हैं। जैसे हम फ्रिज का कम इस्तेमाल करेंगे, AC का कम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उसमें फ्रीऑन गैस होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस जो है, वो उस उत्पन्न करने वाले जो ग्रीन हाउस गैस है उत्पन्न करने वाले उपकरणों का कम से कम प्रयोग करेंगे। जब कम से कम प्रयोग करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे ये फायदा होगा कि प्रदूषण कम फैलेगी। जैसे फ्लोरीन हम फ्रिज वगैरह यूज करते हैं, उससे क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। हम AC में ही रहेंगे नहीं, AC में ही रहेंगे, AC कार चढ़ेंगे,
प्यारे दोस्तों प्लीज समझने का कोशिश कीजिए। कम से कम, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप यूज नहीं कीजिए, कम से कम यूज कीजिए ताकि क्या हो सके, हमारे देश में जो प्रदूषण का लेवल बढ़, थोड़ा थोड़ा हम लोग सहयोग करेंगे तो डेफिनेटली प्रदूषण को बहुत हद तक जो है मात दिया जा सकता है और इससे कई बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। क्योंकि हमने शुरुआत में बताया था जितना हमारे देश में आतंकवादी के द्वारा जितने लोगों को मारा जाता है उससे दुगुना प्रति वर्ष क्या होता है हमारे देश में प्रदूषण से मरते, उससे अधिक ही प्रदूषण से मरते होंगे। हम जो बीमारियां होती है वो किससे होती है? ज्यादातर प्रदूषण की वजह से होती है। ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें। सरकार को चाहिए हमें, जब हम किसी को भेंट में देते हैं तो हमें पेड़ भेंट में देना चाहिए। जब किसी बर्थडे पार्टी में जाते हैं, किसी के एनुअल फंक्शन एनिवर्सरी में जाते हैं या किसी के बर्थडे में जाते हैं, किसी के शादी में जाते हैं तो हमें पेड़ देना चाहिए ताकि वो पेड़ को लगाए। और इस मुहिम को चलाने से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण को हम बचा सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें। हम कोई भी चीज अगर है किसी को गिफ्ट कर रहे हैं तो हम पेड़ ही गिफ्ट करेंगे। और वर्षा जल को संचय करें और जल की बर्बादी न करें। अब देखो जो वर्षा जल है, जो वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, जल को संगठित करने संग्रहित करने की बात करते हैं, है ना, रखने की कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन की बात करते हैं, वाटर को बचाने की बात जब हम करते हैं तो वाटर कंजर्वेशन होनी चाहिए। हमारा जनता का ये कर्तव्य होता है कि ज्यादा से ज्यादा वाटर गड्ढा खोद करके या अपने छत पर उस प्रकार का ये बना करके वाटर को आपको क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। बहुत सारे लोग करते हैं, जो लोग समझदार हैं, देश के प्रति जिम्मेदार हैं, देश के प्रति कहते हैं हम राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, तो देशभक्ति इसमें है, न कि आपको सिर्फ जय जयकार करने में है। ये आपके आचरण में दिखना चाहिए, आपके प्रैक्टिकल लाइफ में दिखना चाहिए, तब उसको हम देशभक्ति कहते हैं। हम पर्यावरण प्रदूषण फैला रहे हैं, जहां तहां डस्टबिन में किसी भी चीज को, जो प्लास्टिक है उसको प्लास्टिक वाले डस्टबिन में और जो जैव कचरा है उसको जैव कचरा वाले डस्टबिन में नहीं रखते हैं। हम वृक्षारोपण नहीं करते हैं। ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण की जानी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जो है वर्षा जल को संचय करना चाहिए और जलों की बर्बादी हमें ज्यादा नहीं करना चाहिए। हम जल की बर्बादी करते हैं, ऐसा नहीं हम नहीं करते, हम भी करते हैं। हमें भी समझना चाहिए। मैं खुद से भी ये बात कह रहा हूं कि मुझे भी समझना चाहिए। और दोस्तों आप जितने लोग हैं सभी को ये चीज बताएं कि जल कितना इंपॉर्टेंट है, वाटर कितना, एक बहुत ही अमूल्य है, अमूल्य चीज, इसका कोई मूल्य नहीं लगा सकता वाटर और एयर का, क्योंकि फ्री में मिल रहा है इसलिए हमको लग रहा है कि इसका कोई वैल्यू ही नहीं। लेकिन इसका महत्व है दोस्तों, बहुत महत्व है। निजी वाहन की जगह सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करें। ज्यादा अपना पर्सनल व्हीकल का यूज न करके आप जो सार्वजनिक वाहन है उसका यूज करें। जो बिहार सरकार के द्वारा जो वाहन चलाई जा रही है, जो बसें चलाई जा रही है, उसका यूज करें। आप क्या करते हैं कि अपना वाहन इस्तेमाल करने लगते हैं। एक आदमी को ले जाने में उतना ही प्रदूषण खत्म हो रहा है और 50 आदमी को ले जाने में भी उतना ही जो है क्या हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है। तो हम अकेले जितना प्रदूषण फैला रहे हैं गाड़ी चला करके, उतना 50 आदमी एक अगर बस में जा रहा है, 100 आदमी 60 आदमी बस में जा रहा है, तो उतना वो प्रदूषण फैला रहा है, तो उतना हम अकेले फैला रहे हैं। तो सोचने की जरूरत है। हम ज्यादातर सार्वजनिक गाड़ियों जो पब्लिक सेक्टर की जो व्हीकल्स है उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें ताकि प्रदूषण कम से कम फैले। सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता का ध्यान रखें। जो पब्लिक प्लेस है उस पर हमको स्वच्छता का ख्याल रखना चाहिए। ऐसे ही कहीं पर थूक नहीं देना चाहिए। कितने खैनी खाने वाले लोगों को, गिरना शिखर खाने वाले लोगों को जहां तहां थूकते देखते हैं। मुझे उनसे खैनी खा रहे हैं या शिखर खा रहे हैं, उनकी इच्छा, वो खा रहे हैं, लेकिन ये हानिकारक है, नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर वो खा रहे हैं तो प्लीज जहां तहां न थूके, प्लीज शिखर खा करके, खैनी खा करके नहीं थूके। इससे भी प्रदूषण फैलता है दोस्तों। पब्लिक प्लेसेस पर भी ना थूके, प्राइवेट प्लेसेस पर भी ना थूके। अगर आप जहां पर रह रहे हैं वहां पर भी आप नहीं थूके, क्योंकि वहां पर आप रह रहे हैं, इसलिए उसको सही से उसका भी क्या निस्तारण करें दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं अपने पड़ोसियों और सगे संबंधियों पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाएं। आपके पड़ोस में जो लोग हैं उसको पर्यावरण के बारे में समझाएं। अपने पड़ोसियों को बताएं, है ना, अपने सगे संबंधियों को बताएं पर्यावरण का क्या महत्व है। और हो सके तो अपना स्टेटस लगाएं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो क्या कर सकते हैं, फेसबुक पर तो लाइव करके इसके बारे में तो आप 2 लाइन बोल सकते हैं ना। आप इतना पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे होने के नाते तो आपका कर्तव्य बनता है देश को योगदान दे, देश के तरक्की में योगदान देना। इसके लिए जरूरी है कि
इस पर आपको काम करना है ना, हमें भी काम करना है। सभी लोगों को एक वीडियो अपलोड करना चाहिए, सभी लोगों को जो है फेसबुक वगैरह पर जो है रील बना करके एक वीडियो डाले ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो। सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, ज्यादातर ज्यादा कॉमेडी वीडियो को शेयर करते हैं, कॉमेडी वीडियो देखते भी है। अगर हम इतने देरों से प्रयास कर रहे हैं, बोल रहे हैं, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई शेयर नहीं करेगा, हमें पता है कोई शेयर नहीं करेगा, कोई लाइक नहीं करेगा, फिर भी मैं प्रयास करूंगा। अच्छे कर्मों काम करने वाले को पहली बार जो है विरोधी होता है, उसे सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन बाद में यही मुहिम जो है बहुत बड़ा मुहिम पर्यावरण बचाओ आंदोलन के रूप में जो है पर्यावरण प्रदूषण जो बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए योगदान देने की जरूरत है दोस्तों। और शौचालयों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाए, लोग खुले में ना जाए। जैसे भारत सरकार के द्वारा शौचालय बनवाया गया, अभी भी बहुत सारे हम गांव में देखते हैं लोग खुले में जाकर के शौच करते हैं। नहीं करना चाहिए खुले में जाकर के, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण फैलता है दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा जो है टॉयलेट का यूज कीजिए, शौचालय का यूज कीजिए। भारत में पर्यावरण वैज्ञानिकों का मानना है कि भारत के वायु प्रदूषण, मृदा अपरदन आदि प्रदूषणों से काफी हद तक राहत के लिए भारत के कुल भूमि के 33% पर वनाच्छादन आवश्यक है। अब देख लीजिए दोस्तों, अगर भारत के पर्यावरण वैज्ञानिकों का यह मानना है कि भारत के वायु प्रदूषण, मृदा अपरदन आदि प्रदूषणों से काफी हद तक राहत के लिए हमें क्या करना होगा कि 33% पर वन लगाने होंगे। हमारे भारत के कुल भूमि जो है उसके 33% पर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, तब हम भारत के प्रदूषण से बच सकते हैं। परंतु वर्तमान प्रदेश में लगभग 24% वन रिपोर्ट 2019 के आधार पर मात्र 24% जो है स्थल पर जो है क्या है, भारत के 24% भूमि पर क्या है, वन है। अभी भी हम जो है 9% पीछे है दोस्तों। तो हम लोगों का दायित्व होना चाहिए कि जो 9% कम है उस 9% जगहों पर को पूरा किया जाए, और 33% जगहों पर जिस दिन भारत में वन आच्छादन हो जाएगा, वन हो जाएगा, फॉरेस्ट हो जाएगा, डेफिनेटली उस दिन भारत जो है पर्यावरण प्रदूषण मुक्त हो जाएगा। और भारत में जो ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए सरकार ने ध्वनि की तीव्रता को वह समय निर्धारित कर दी है। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए रात 10 बजे के बाद आप डीजे वगैरह नहीं बजा सकते हैं। बिहार सरकार के द्वारा भी आदेश आ चुका है, और भारत सरकार ने भी ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए इस प्रकार से जो है गाइडलाइन, टाइम टेबल जो है निर्धारित कर दिया है। इस प्रकार के अन्य कदम सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं, परंतु वर्तमान में जिस तेजी से प्रदूषण बढ़ रहा है उसके हिसाब से सरकार के द्वारा उठाए कदम काफी नहीं है। जिस स्पीड से प्रदूषण बढ़ रहा है उस प्रकार से जिस प्रकार के कदम और तेजी लाने की जरूरत है, और कठोर कदम उठाने की जरूरत है, ताकि पर्यावरण प्रदूषण को रोका जाए और पेड़ लगाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित किया जाए। इसके लिए बड़ी संख्या में जन भागीदारी की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि मेरे सिर्फ अकेले से हो जाएगा या किसी की वजह से, आप सभी लोगों को बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेना होगा और ज्यादा से ज्यादा जन भागीदारी को बढ़ाना होगा। और इससे पर्यावरण प्रदूषण और जो समाज में जो हमारे भारत देश में जो वनों की कमी है 24% पर ही है, लेकिन हमारे पर्यावरण वैज्ञानिक कहते हैं कि वायु प्रदूषक और जल प्रदूषक और जो ध्वनि प्रदूषक है उसे रोकने के लिए हमारे देश में 33% पर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। जिस दिन 33% पर हो जाएगा उस दिन भारत क्या हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, भारत प्रदूषित नहीं रहेगा। तो आप सभी से गुजारिश है, तहे दिल से आग्रह है, हम आपसे गुजारिश करते हैं दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल एकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स बाय ऑथर प्रकाश सर को सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को। और हम आपसे गुजारिश करते हैं, आग्रह करते हैं दोस्तों कि इस वीडियो को आप शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा जन भागीदारी, जन आंदोलन में इस मुहिम को बदल दीजिए दोस्तों। और लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। जब भी आप गिफ्ट में किसी को दे तो प्लीज पेड़ ही दे। और क्योंकि 33% हमारा उद्देश्य है, भारत के 33% भूमि पर क्या होना चाहिए, तो वन होना चाहिए, और जिसकी वजह से प्रदूषण खत्म होगा। और हमारे देश के जो समान नागरिक है बीमारियों से जूझ रहे हैं, जो इलाज नहीं करवा पाते हैं, प्रदूषण से बीमारियां होती हैं, जिस कारण वो अकाल मौत के भेंट चढ़ जाते हैं। तो प्लीज दोस्तों, आपसे सख्त नहीं विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।